मॉड्यूल्स इन पाइथन। और बेसिकली ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, तो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स। अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल बेसिकली एक पाइथन फाइल होती है जिसको हम किसी दूसरे पाइथन फाइल में यूज कर सकते हैं। अ पाइथन फाइल which is used in another python file is called a python module। बेसिकली एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं जिसका हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। अ मॉड्यूल कैन कंटेन पाइथन कोड, डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस और क्लासेस। बेसिकली कोई भी मॉड्यूल जो होता है उसमें या तो पाइथन कोड होगा या डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, सेट ऑफ फंक्शन और क्लास हो सकता है जिसको हम लोग दूसरी फाइल में यूज करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन मॉड्यूल फाइल इज आल्सो .py। जनरली हमें पता होगा कि जो पाइथन की फाइल है, पाइथन की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .py से होती है। और दूसरी फाइल मतलब मॉड्यूल फाइल भी है, वो भी बेसिकली पाइथन फाइल ही है और इसकी भी एक्सटेंशन .py ही होती है। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली 3 मॉड्यूल होगा। एक मैथ मॉड्यूल, एक रैंडम मॉड्यूल और एक स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। 3 मॉड्यूल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली जब भी हमें कोई मॉड्यूल को यूज करना होता है तो ये नेसेसरी है कि हम उस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करें, क्योंकि बिना इंपोर्ट किए हुए हम उस मॉड्यूल को यूज नहीं कर सकते हैं। There are different ways by which we can import a module। पहला है import statement। हम import स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल एट्रीब्यूट्स लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मेथड्स और फंक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल। मतलब हम किसी भी मॉड्यूल का जब हम यूज करेंगे, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन मेथड्स वगैरह होंगे, हम उस सारे मेथड, फंक्शन, वेरिएबल या कांस्टेंट सबका यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है इंपोर्ट मैथ। अगर हम इंपोर्ट का सिंटैक्स देखें तो इंपोर्ट का सिंटैक्स बेसिकली होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। यानी हमें इंपोर्ट लिखना है और जिस भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंपोर्ट मैथ। इसका मतलब क्या है, हम लोग मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं और मैथ मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, हर एक फंक्शन को हम यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैथ के अंदर जो भी डिफाइंड है उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सेस मल्टीपल मॉड्यूल्स वी कैन यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर हमें मल्टीपल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हम मॉड्यूल का जो नाम है उसको कॉमा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल को भी सिंगल स्टेटमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम। अब यहाँ पर मैथ और रैंडम दोनों फंक्शन को हमने दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम मैथ और रैंडम दोनों मॉड्यूल के हर एक फंक्शन, हर एक वेरिएबल, कांस्टेंट सबको यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है टू एक्सेस पर्टिकुलर मेथड्स फ्रॉम एनी मॉड्यूल। यूज फॉलोइंग सिंटैक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को जब यूज करना होता है तो उसके हम सारे फंक्शन को यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक फंक्शन को ही इंपोर्ट करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम।
तो बेसिकली इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल के पार्टिकुलर फंक्शन को। जैसे एग्जांपल है इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंडम इंट और 36, यानी इस स्टेटमेंट को हमने इंपोर्ट किया है रैंडम इंट फंक्शन को। तो एक हमारा था इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें फ्रॉम स्टेटमेंट यूज होता है। फ्रॉम स्टेटमेंट इज आल्सो यूज्ड टू इंपोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रॉम स्टेटमेंट होते हैं उसका यूज करके हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, यानी एक मॉड्यूल से हमें कौन कौन से फंक्शन को इंपोर्ट करने हैं, उस फंक्शन का हमें नाम लिखना होता है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन का नाम हो, मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स होगा फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, उसके बाद जितने भी फंक्शन इंपोर्ट करने होंगे वो सारे फंक्शन का नाम। जैसे एग्जांपल है फ्रॉम मैथ, यानी मैथ मॉड्यूल से हमें फंक्शन को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या फंक्शन इंपोर्ट करना है, तो इसको SQRT स्क्वाड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, हमने मैथ मॉड्यूल के स्क्वाड फंक्शन को ही सिर्फ इंपोर्ट किया है। अगर हमें मल्टीपल फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वाड कॉमा फ्लोर। मतलब यहाँ पर हमने दो फंक्शन को इंपोर्ट किया है, तो फंक्शन वन कॉमा फंक्शन टू, इस तरह से हम लोग मल्टीपल फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार स्टार का यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के सभी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रॉम मॉड्यूल नेम और इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन नेम डाला है, ऐसे ही फ्रॉम का यूज करते हुए भी हम लोग सभी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। जैसे एग्जांपल है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, यानी हमें मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है उसके सभी फंक्शन को। तो आइदर हम इंपोर्ट मैथ लिखें तो मैथ के सारे फंक्शन इंपोर्ट होंगे, या फिर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार लिखें तो मैथ के सारे फंक्शन इंपोर्ट होंगे। तो बेसिकली ये सारा तरीका है जिसकी हेल्प से आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। चूज आपको करना है कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका आपको बेटर लगता है। दूसरा क्या है, कंसेप्ट है मॉड्यूल एलियासिंग। कई बार क्या होता है कि हमें मॉड्यूल को मतलब जैसे क्या है कि अगर हम मॉड्यूल का यूज करते हैं तो बार बार उस मॉड्यूल का नाम लिखना होता है। तो हो सकता है कोई मॉड्यूल का नाम लंबा हो जिसे हमें बार बार लिखना थोड़ा टिपिकल हो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट है मॉड्यूल एलियासिंग का। मॉड्यूल एलियासिंग का यूज करके बेसिकली हम लोग किसी भी मॉड्यूल का एक निकनेम क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए यूज होता है इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट एज कीवर्ड यूज होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज एलियास नेम। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जो मॉड्यूल है उसका एक एलियास नेम क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट रैंडम एज आर। अब यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल की जगह हम लोग बार बार जहाँ पर रैंडम लिखना हो उसकी जगह हम लोग आर यूज कर सकते हैं, ताकि बार बार रैंडम ना लिखना पड़े और सिर्फ आर लिखना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली ये मॉड्यूल एलियासिंग का कंसेप्ट है, और इसका यूज करके हम लोग किसी भी मॉड्यूल का जो नाम है उसको निकनेम दे सकते हैं, ताकि इजीली हम लोग उसको एक्सेस कर सकें, उसके सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकें।
तो बेसिकली मॉड्यूल का बेसिक कंसेप्ट ही यही था कि हम मॉड्यूल को किस किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, और मॉड्यूल एलियासिंग का कंसेप्ट था। अब एक एक करके हम लोग मैथ फंक्शन, मतलब मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी फंक्शन है उसके बारे में एक दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, और बेसिकली जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक होती है, तो हम इसके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग मेनली जो फंक्शन है उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मॉड्यूल का किस फंक्शन का क्या काम है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहला जो है वो है पाई। पाई बेसिकली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, और ये पाई जो है बेसिकली पाई के फंक्शन को, पाई के वैल्यू को रिटर्न करता है। हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू रैंडमली हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं 3.14, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 ही नहीं, उसकी एक कंप्लीट वैल्यू आती है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली इस पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमें अगर यूज करना होगा तो हम इसे मैथ फंक्शन का इंपोर्ट करके मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे और उसकी हेल्प से पाई की इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इंपोर्ट मैथ, यानी मैथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, मतलब जो भी हम लोग मैथ का फंक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे, सब में पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट मैथ, यानी हमने मैथ के फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैथ के हम सारे कांस्टेंट, सारे वेरिएबल और सभी मेथड को एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पाई, यानी इंपोर्ट मैथ किया तो मैथ फंक्शन जो है मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। मैथ डॉट पाई, यानी हमने जो यूज किया है, बार बार हम लोग मैथ डॉट पाई इसलिए लिखेंगे, मैथ डॉट इसलिए लिखना है ताकि इससे ये क्लियर हो सके कि हम लोग मैथ मॉड्यूल का यूज करके पर्टिकुलर कांस्टेंट या फिर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है मैथ डॉट पाई, तो इससे क्या होगा, पाई की वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी या किसी भी प्रोग्राम में यूज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा कांस्टेंट है ई, जिसकी वैल्यू है 2.718281। बेसिकली हम लोग यही यूज करते हैं और इसे यूलर्स नंबर कहा जाता है। अगर हमें इसको यूज करना होगा तो हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे इंपोर्ट मैथ, उसके बाद हमें लिखना है मैथ डॉट ई, यानी ई जो है वो मैथ में डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई की जो वैल्यू है उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वाड। जो स्क्वाड फंक्शन है वो बेसिकली स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्क्वाड फंक्शन का मतलब है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट क्रिएट करना, और हर एक लाइन के आगे उसकी आउटपुट दे रखी है। स्क्वायर रूट जो कैलकुलेट हो रहा है, जैसे मैथ का स्क्वायर रूट, मैथ में 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 5, और जनरली ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी 50 लिखते हैं तो मतलब 50 का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है स्क्वाड फंक्शन। स्क्वाड फंक्शन का यूज किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सील। सील फंक्शन जो बेसिकली यूज किया जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करने के लिए, या फिर जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो आइदर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा एक्स के। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने यूज किया है मैथ डॉट सील। बेसिकली एक होता है सील और एक होता है फ्लोर। तो सील यानी जैसे घर की बात करें तो सीलिंग ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होती है।
और यही सेम कंसेप्ट मैथ में यूज किया हुआ है, एक सीलिंग फंक्शन, एक फ्लोर फंक्शन। तो सील फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है पॉइंट में, जो फ्लोट वैल्यू है, तो उसके ऊपर की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है सीलिंग फंक्शन। जैसे 4.5 है, तो 4 के ऊपर जो इंटीजर है वो होता है 5, तो मतलब यहाँ रिटर्न हो गया 5। ऐसे ही 6.0 के केस में 6 रिटर्न हो रहा है। 7.1 के केस में क्या है कि 7 से ऊपर, 7.1 से ऊपर जो वैल्यू है 8, यानी 8 रिटर्न हो रहा है सीलिंग फंक्शन का आउटपुट। तो इस तरह से सीलिंग फंक्शन काम कर रहा है। ऐसे ही फ्लोर, फ्लोर में जैसा कि क्या है कि जो वैल्यू रिटर्न होती है वो बेसिकली जो दिया गया फ्लोट नंबर है उसके नीचे की वैल्यू रिटर्न होती है हमेशा। नीचे या इक्वल टू की जब हम बात करेंगे तो हो सकता है कि इक्वल वैल्यू भी मिल जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर की हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, 4.5 लिखा हुआ है और 4.5 से नीचे जो वैल्यू है वो है 4, यानी 4 वैल्यू जो है वो रिटर्न मिलेगा हमें जब हम लोग फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे। ऐसे ही मैथ डॉट फ्लोर में क्या है, 6.0, 6.0 का मतलब है कि इसके नीचे की वैल्यू होगी जो होगी वो 6 इंटीजर के फॉर्म में। ऐसे ही मैथ डॉट फ्लोर यानी 7.1, तो फ्लोर वैल्यू इसकी होगी 7, क्योंकि 7 से नीचे की जो वैल्यू है वो बेसिकली इंटीजर जो यूज हो रहा है, वो इंटीजर यूज हो रहा है यहाँ पर 7। तो इस तरह से फ्लोर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है पावर। पावर फंक्शन बेसिकली जो रिटर्न करता है वो x टू दी पावर y की वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे एक वैल्यू हमारे पास है x और दूसरी वैल्यू y, मतलब पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी। और ध्यान में रखना है कि ये हमेशा इसका जो रिटर्न टाइप होता है ये बेसिकली फ्लोट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथ डॉट पावर फंक्शन जब यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 3 और 2, यानी x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 3 टू दी पावर 3 2 यानी 9। तो 9 यहाँ पर फ्लोट में रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से जो पावर फंक्शन है वो काम करता है। ऐसे ही 5 0, तो 5 टू दी पावर 0 की वैल्यू आती है 1, तो इसका मतलब क्या है, 1.0 रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे ही माइनस में भी पावर है, 10 टू दी पावर -1, तो इसकी वैल्यू है 0.1। तो ये पावर माइनस प्लस किसी में भी हो सकता है। नेक्स्ट है फेब्स, मतलब अब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो है बेसिकली अब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है विदाउट एनी साइन। इट्स रिटर्न टाइप इज फ्लोट। मतलब जो फैब्स फंक्शन है ये भी बेसिकली क्या काम करता है, और फैब्स का मतलब ये है कि फ्लोट अब्सोल्यूट यहाँ पर, तो इसका रिटर्न टाइप फ्लोट होता है। जब भी हम लोग फैब्स लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा कि जो अब्सोल्यूट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू जिसको जैसे मॉड लेकर के जो पॉजिटिव वैल्यू आती है, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, चाहे साइन कुछ भी हो। तो जैसे यहाँ पर -10 है, तो -10 का मतलब क्या है कि इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो है 10, तो 10 को फ्लोट में लिखा हुआ है यहाँ पर आउटपुट में। ऐसे ही मैथ डॉट फैब्स 15, तो 15.0, मैथ डॉट फैब्स 0, तो 0 को फिर से वही फ्लोट टाइप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग फैब्स फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है साइन। साइन वैल्यू जो है वो बेसिकली रेडियन में इसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है, यानी साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हम लोग बेसिकली जो इनपुट में देते हैं
वो हमारा होता है डिग्री में, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके हमें वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें, जैसे कन्वर्ट करने का यहाँ तरीका दिया गया है, एंगल इन रेडियन इक्वल टू एंगल इन डिग्री, मतलब x इंटू पाई बाई 180। तो पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। तो यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है डिग्री को रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसी भी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बेसिकली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके एंगल हम लोग रेडियन में निकालते हैं। तो हमें रेडियन में वैल्यू यहाँ पर देना होता है। अब अगर हम बात करें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो सेम प्रोसेस है पाई बाई 180 है। तो पाई बाई 180 से मतलब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, और हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये बेसिकली कंप्यूटर अपने आप करके देता है, हमें सिर्फ एंगल की वैल्यू देनी होती है, और हम लोग इसके लिए सिर्फ वैल्यू देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें वैल्यू क्या देनी है, और हमें रिजल्ट मिल जाता है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू आती है 0, तो इसको फ्लोट में यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से अगर हम साइन की वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर साइन की जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर के हमें रिटर्न मिल जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से आपका साइन फंक्शन काम करता है। सिमिलर वे में कॉस फंक्शन भी काम करता है। कॉस फंक्शन बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू रिटर्न करती है। हम जानते ही हैं कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस वैल्यू की जो जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग एक वैल्यू तो चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर है वो थीटा का यूज करके, मतलब हम लोग को बेसिकली एंगल का वैल्यू देना होता है, और इसको जो कंप्यूटर है cos थीटा sin थीटा कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में देता है। सेम इसी तरह से tan थीटा का भी आउटपुट हमें मिलता है। tan थीटा बेसिकली tan फंक्शन जो है वो टेंजेंट रिटर्न करता है, और अ, जो ये ट्रिगो का फंक्शन है ये बेसिकली मैथ में डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए अगर साइन कॉस टेन वगैरह भी अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग सारे फंक्शन को एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैंडम मॉड्यूल। मैथ फंक्शन जैसे मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग मैथ मॉड्यूल का इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह से रैंडम नंबर जब भी हमें जनरेट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। रैंडम मॉड्यूल जैसे आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे कैप्चा कोड वगैरह आता है तो रैंडमली कोई वैल्यू आती है। ऐसे ही लॉटरी कार्ड हो गया, कोई शफलिंग कार्ड है, मतलब सब में क्या होता है कि रैंडम ही हमें वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से जो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से सिंटैक्स दिया हुआ है। रैंडम रैंडम फंक्शन है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट रैंडम। हमने एलियास भी यूज कर दिया है, इंपोर्ट रैंडम एज आर, ताकि हम रैंडम की जगह बार बार आर यूज कर सके, मैथ की जगह हमें मैथ न लिखना पड़े। तो ऐसे ही हमें रैंडम की जगह हम हर बार आर यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन है रैंडम। रैंडम के अंदर रैंडम फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एलियास क्रिएट कर दिया है, तो हम लोग सिर्फ यूज क्या करेंगे, आर डॉट रैंडम। जो रैंडम मेथड है वो बेसिकली जो नंबर जनरेट करता है वो 0 to 1 के बीच का नंबर जनरेट करता है। कोई भी नंबर हो सकता है 0 से 1 के बीच में। ध्यान रहे
कि 0 इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 1 हमेशा एक्सक्लूड रहता है। और इसमें ना हमें कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत है, कोई भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो रैंडम फंक्शन है, वो 0 से 1 के बीच का वैल्यू रिटर्न करता है, जिसमें से 1 हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 टाइम्स रैंडम फंक्शन का यूज़ किया है, r डॉट रैंडम। तो हर बार रैंडम नंबर जो है वो अलग-अलग जनरेट हो रहा है, और ये रैंडम नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच का है। ये बेसिकली फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहा। दूसरा फंक्शन है जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे फंक्शन है रेंड इंट। रेंड इंट फंक्शन जो है वो बेसिकली 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, और 2 पैरामीटर की हेल्प से उसके बीच का जो इंटीजर नंबर है उसको जनरेट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ए और बी की, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है फर्स्ट पैरामीटर हमेशा इंक्लूड होता है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू ये भी इंक्लूसिव होती है। मतलब फर्स्ट और सेकंड, जैसे जनरली स्टॉप वैल्यू जो है बाद की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन रैंडम फंक्शन में बेसिकली रैंड इंट में क्या होता है कि स्टार्टिंग और बाद की दोनों वैल्यू, मतलब जो हम लोग रेंज देते हैं, बेसिकली 2 पैरामीटर देते हैं, वो दोनों वैल्यू भी इंक्लूड हो सकती है। यहाँ पर अगर हम रैंडम की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि हर बार अलग-अलग वैल्यू जनरेट करे, कई बार सेम भी वैल्यू जनरेट कर सकती है। जैसे रैंडम ही है तो रैंडम का मतलब है कोई भी वैल्यू जनरेट कर देना। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम जो लिख रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम एज आर। अब आर, जहां जहां हम लोग को रैंडम यूज करना होगा, उस जगह पे हम लोग आर का यूज कर सकते हैं, यानी आर डॉट रैंड इंट, और हमने वैल्यू दे दी है 49। हर बार ही एग्जांपल में हम 49 ले रहे हैं, लेकिन पहली बार में आउटपुट जनरेट हो रहा है 4, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 7। कहने का मतलब 4 और 9 के बीच का ये रैंडम इंटीजर जनरेट कर रहा है। जो रैंडम फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू जनरेट कर रही है, फ्लोट वैल्यू। और रैंड इन फंक्शन क्या करता है, जो हम लोग 2 पैरामीटर देते हैं उसके बीच की वैल्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट फंक्शन है रैंड रेंज। रैंड रेंज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों देते हैं। जैसे रेंज फंक्शन रेंज होता है, रेंज रेंज में तीनों पैरामीटर हम लोग लिखते हैं, उसी तरह से रेंड रेंज जो है इसमें भी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों पैरामीटर होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रेंड रेंज मेथड की, तो रेंड रेंज मेथड बेसिकली क्या करता है, एक रैंडम इंटीजर ही जनरेट करता है स्टार्ट और स्टॉप के बीच का, जिसमें स्टार्ट जो है वो इंक्लूड होता है, लेकिन स्टॉप एक्सक्लूड होता है। और जो स्टेप है वो स्टेप बीच का मतलब गैप है। इसमें स्टॉप तो हमेशा हम हर बार ही देना है, जैसे रेंज फंक्शन में देते हैं, लेकिन स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होता है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, और स्टेप की वैल्यू होती है 1। सेम कंसेप्ट रेंज फंक्शन का। पिछले में जो हमने रैंड में पढ़ा था उसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों इंक्लूडेड थे, लेकिन इसमें स्टॉप जो है वो एक्सक्लूसिव है। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज आर। हमने रैंडम फंक्शन यूज करने के लिए, रैंडम का फंक्शन यूज करने के लिए रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है एज आर। जहां जहां पर रैंडम लिखने की जरूरत होगी सब जगह हम लोग आर लिखेंगे। पहला है जनरेट एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 टू 9। 0 इंक्लूड होगा और 9 एक्सक्लूड होगा। तो उसके लिए क्या है कि 0 तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए हमें 0 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, आर डॉट रैंड रेंज और पैरेंथेसिस दे करके 9। इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा
स्टार्ट की 0 हो गई और एंड की वैल्यू 9 हो गई। मतलब जो ये वैल्यू यहाँ पर जनरेट होगा वो बेसिकली 0 टू 9 के बीच का वैल्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट है, हमने स्टार्ट की वैल्यू दे दी जनरेट एनी रैंडम नंबर बिटवीन 4 टू 9। 4 इंक्लूड होगा और 9 एक्सक्लूड होगा। तो इस केस में क्या है, हमने 4 और 9 लिखा। इस केस में क्या है कि 4 और 9 जब हम लोग लिख रहे हैं तो 4 इंक्लूड हो रहा है लेकिन 5 एक्सक्लूड हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है कि हम लोग स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दे करके भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तीनों वैल्यू हमने दे दी, यानी 3 9 और 2। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 से 9 के बीच का वैल्यू जनरेट होगा, यानी 3 इंक्लूड हो सकता है लेकिन अप टू 8 ही जनरेट होगा क्योंकि 9 एक्सक्लूडेड है। तो 3 टू 8 की वैल्यू जनरेट होगी, लेकिन क्या, तो 2 के गैप में। मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 भी जनरेट कर दिया और 3 के बाद 4 भी जनरेट कर दे। तो मतलब इसमें जनरली गैप देखने को मिलेगा। जब भी रैंडम जनरेट होगा तो यहाँ पर स्टेप की वैल्यू चूंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 होती है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 मेंशन्ड है तो यहाँ पर 2 का गैप हो सकता है रैंडम वैल्यू जनरेट होने में। तो बेसिकली स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का यही फंडा है। हमने मैथ मॉड्यूल भी पढ़ लिया, रैंडम मॉड्यूल भी पढ़ लिया। अब ये लास्ट है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। जो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड और मीडियन। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है और इसका यूज करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। पहला फंक्शन है मीन, यानी स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। और इसमें हमें पता होना चाहिए कि कभी भी हम मीन, मोड या मीडियन निकालते हैं तो हमें इनपुट में डेटा देने की जरूरत होगी। तो बिना डेटा के यहाँ हम लोग स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसके पैरामीटर में डेटा जरूर देना होगा। जैसे मीन का सिंटैक्स और वर्किंग हम लोग देखते हैं। मीन बेसिकली क्या करता है, जैसे सिंटैक्स देखें तो स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन और ब्रैकेट में क्या है, डेटा। यानी स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो है इसके अंदर डिफाइन किया जाता है मीन फंक्शन और इसमें हम लोग ब्रैकेट में डेटा लिखते हैं। मीन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एवरेज रिटर्न करता है जो भी डेटा सेट आपको दिया जाए। तो डेटा का एवरेज निकाल करके मीन फंक्शन देता है। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमेशा क्या होता है कि जो वैल्यू हो, डेटा सेट को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है और उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू बेसिकली मीडियन होती है। और इनकेस मिडिल वैल्यू सिंगल ना हो, बीच में दो वैल्यू मिडिल आए, अगर ऑड नंबर होगा, डेटा सेट का जो नंबर होगा, डेटा में ऑड नंबर ऑफ डेटा होगा तो मिडिल वैल्यू इजिली मीडियन आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि 8 नंबर है तो 8 में से तो एग्जैक्ट बीच में कोई भी नहीं हो सकता, तो दो नंबर बीच में आएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस दोनों का हमें एवरेज निकालना होता है बेसिकली। मतलब n प्लस वन बाई टू एट वैल्यू, यानी कि उससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो वो बेसिकली मीडियन की वैल्यू होती है। यानी अगर हम बात करें कि एक नंबर हमारे पास 4 है बीच में और अगला 5 है, तो हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। तो इसका मीडियन जो आएगा वो 4.5 आएगा, मतलब इस दोनों के बीच की वैल्यू। तो इस तरह से मीडियन कैलकुलेट होती है और मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन फंक्शन का यूज करते हैं।
यही चीज नोट में लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इज ऑड इट रिटर्न्स द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, if the number of data values is even it returns the average of two middle value। जो हमने एक्सप्लेन किया है सेम चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन बेसिकली उस वैल्यू को रिटर्न करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी डेटा सेट में सबसे ज्यादा हो। तो इस तरह से तीनों फंक्शन का अलग अलग यूज है। मीन फंक्शन जो है वो एवरेज निकालता है, मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू फेच करता है, मिडिल वैल्यू एग्जैक्टली जो मिडिल वैल्यू होंगे उसका एवरेज निकालेगा अगर दो वैल्यू हो। सिंगल वैल्यू मिडिल में हो तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो आंसर आएगा। मॉड के केस में क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो वैल्यू आंसर होगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं और बेसिकली ये आज का लास्ट ही कंसेप्ट है। जब भी हमें स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, और हमने यहाँ पर एलियासिंग यूज किया है एज एस, मतलब बार बार हमें स्टैटिस्टिक्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, स्टैटिस्टिक्स की जगह हम लोग एस लिख करके काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने एक डेटा सेट लिया है एल, और इसमें मतलब डेटा सेट बेसिकली हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो डेटा है 1 4 5 7 4 7 4 10 12। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। अब हम लोग मीन मोड और मीडियन तीनों निकालते हैं। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें प्रिंट मीन ऑफ डेटा सेट, तो हम इस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का यूज करके अगर मीन यूज करते हैं, मीन फंक्शन की हेल्प से जब हम डेटा निकालते हैं तो मीन एल, तो मीन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, बेसिकली 1 मीन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे नंबर को ऐड करेंगे और उसके बाद फिर क्या है टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ टोटल 9 नंबर है तो हमें यहाँ पर सम निकालना होता है, बेसिकली सम बाय टोटल हम करते हैं मीन निकालने के लिए। तो 1 4 5 7 4 7 4 10 और 12, तो बेसिकली इसका जो सम आएगा वो सम आएगा 54। हमने सम निकाल लिया और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो है 9। तो इस तरह से हमारे पास जो सम की वैल्यू आ गई, सम की वैल्यू 54 है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 9 है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम बाय टोटल यानी 54 बाय 9 यानी 6। तो आप आंसर में देख रहे होगे मीन ऑफ द डेटा सेट यहाँ पर 6 आ गया। हम लोग जब मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर एक डेटा सेट को लिखना होगा। जैसे 1 के बाद 4 आता है, 4 हमारे पास 3 टाइम है यानी 4 4 4 3 टाइम। 4 के बाद 5 है, 5 1 टाइम है। अगेन 7 जो है वो 2 टाइम है, तो 2 टाइम हमने 7 लिख दिया। अब ये 10 और आगे 12, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट आ गए। अब 9 में जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो टोटल 9 एलिमेंट है। तो जब 9 एलिमेंट है तो 9 में से एक एलिमेंट बीच में होगा, यानी कि दोनों साइड से 4 एलिमेंट हम काउंट कर लेंगे। 9 में से एक अगर माइनस करते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट तो मीडियन हो जाएगा तो टोटल 8 एलिमेंट बचा। 8 में से हम लोग अगर देखते हैं तो एक एलिमेंट हमारे पास 8 में से दोनों साइड 4 4 एलिमेंट होने चाहिए, यानी
इस साइड से 4 एलिमेंट और इस साइड से 4 एलिमेंट को हम स्किप कर देंगे। मतलब ये बीच की जो वैल्यू आ गई ये हमारी मीडियन होगी। अगर इस केस में 10 वैल्यू होती तो 10 के केस में फिर एक की जगह 2 वैल्यू आता, तो मतलब दोनों का एवरेज आता मीडियन का रिजल्ट। तो इस तरह से बेसिकली मीडियन वर्क करता है। नेक्स्ट है मोड। मोड यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी यानी किसी डेटा में कोई ऐसा वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बाकी वैल्यू एक एक बार आ रही है, लेकिन 7 2 टाइम्स आ रहा है और 4 3 टाइम्स आ रहा है। मतलब 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए जो डेटा सेट का मोड होगा, मोड की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का मीन, मोड और मीडियन फंक्शन वर्क करता है। तो बेसिकली ये सब मॉड्यूल के बारे में हमें पढ़ना था और टोटल 3 मॉड्यूल है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। तो तीनों मॉड्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया और ये यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।